हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम रिवीजन करने वाले हैं एनआईएसएम का सेकंड चैप्टर। तो इसमें बात करेंगे म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट क्या है। तो म्यूचुअल फंड आपने सुना होगा, म्यूचुअल फ्रेंड जो कि फेसबुक पर होता है, जो आपका भी फ्रेंड है और आपके फ्रेंड का भी फ्रेंड है। तो यही कंसेप्ट लागू होता है हमारे इन्वेस्टमेंट में। यहाँ पर जो इन्वेस्टर होते हैं वो नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर एक जगह आते हैं और एक जगह आकर एक पूल बनाते हैं। पूल मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स होते हैं। तो मतलब ये म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट क्या हुआ, हर एक इन्वेस्टर के लिए वो पैसा उसका भी है और जो बाजू में जो इन्वेस्टर है उसका भी है। तो ऐसा ये म्यूचुअल फंड होता है। तो इस फंड में इन्वेस्टर एक जगह पर आते हैं जिसको बोलते हैं इन्वेस्टर पूल, जो कि होता है हमारा म्यूचुअल फंड स्कीम। वहाँ पर जो पैसा कॉर्पस जमा होता है वो हम दे देते हैं हमारे फंड मैनेजर को। फंड मैनेजर एक प्रोफेशनल पर्सन होता है जो कि एक्सपीरियंस होता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि हमारा जो पैसा है वो इन्वेस्ट करता है मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ में। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ की बात करें तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, कंपनियों के शेयर्स हो गए, उसमें हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। और ये पैसा इन्वेस्ट होने के बाद हमें मिलता है इस पर रिटर्न्स, और ये रिटर्न्स फिर आप इन्वेस्टर में बांट दिया जाता है। तो बेसिक कंसेप्ट ये म्यूचुअल फंड का ये होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं किसी के पास अगर टाइम नहीं है, किसी के पास अगर स्किल नहीं है, तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें प्रॉपर स्टडी करना होता है, जो कि अगर टाइम ना होने की वजह से हम नहीं कर पाते। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फंड मैनेजर आपके लिए ये काम कर देगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट कंसेप्ट ये होगा कि ऑल ऑफ द इन्वेस्टर्स शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव। मतलब इस पूल में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे कोई लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर रहा है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, वो हो गया सेम ऑब्जेक्टिव। और बेसिकली हर एक जो स्कीम लॉन्च होती है मार्केट में उसका एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता ही है। अगर हम बात करें इक्विटी म्यूचुअल फंड की, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट क्या होता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट ये होता है कि जो हमारा पैसा जमा हो जाता है पूरा, जो हमारा पैसा पूरा जमा हो जाता है वो हम इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी के शेयर्स में, जो कि एक सिंगल कंपनी नहीं होती, मोर देन 50-60 कंपनीज में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारा पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इसको स्कीम को ही म्यूचुअल फंड, स्कीम को म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एसबीआई ब्लू चिप फंड, तो इस फंड में हम अगर एनरोल करते हैं ना, तो ये जो फंड मैनेजर है एसबीआई ब्लू चिप फंड कंपनी का, ये मोर देन 50 कंपनियों में अपना टॉप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम शेयर होल्डर नहीं बन सकते कंपनी के हम शेयर होल्डर नहीं बन सकते, क्योंकि हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और म्यूचुअल फंड ने वो फर्दर इन्वेस्ट किया है उस स्कीम में। तो हम यूनिट होल्डर बन जाएंगे म्यूचुअल फंड स्कीम के, ना कि शेयर होल्डर। एवरी स्कीम हैज़ अ प्री अनाउंस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि हर बार अगर कोई नया स्कीम मार्केट में आ रहा है तो उसका प्री अनाउंस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता ही है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं। उसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए, ये एमसीक्यू आपको हर पेपर में मिलेगा और हर एक जो पेपर देने वाले व्यक्ति है उनको ये आएगा, मतलब आएगा ही। तो देखिए, प्रॉफिट और लॉसेस बिलोंग्स टू इन्वेस्टर और यूनिट होल्डर। मतलब जो भी आपको प्रॉफिट होगा या फिर नुकसान होगा वो यूनिट होल्डर को ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सवाल ऐसा पूछता है, विच ऑफ दीज आर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जैसे कि 3 एडवांटेज दे देगा, एक डिसएडवांटेज दे देगा, तो इसमें आपको ट्रू फॉल्स में आ जाएगा या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट। तो इसमें एक सवाल आता है, ट्रांसपेरेंट और नॉट, म्यूचुअल फंड ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। तो हाँ, म्यूचुअल फंड फुल्ली ट्रांसपेरेंट है। अगर एडवांटेज की बात हम करें तो उसके एडवांटेज क्या क्या है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपको मिल रहा है, जो कि फंड मैनेजर आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपका जो पैसा है वो मोर देन 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आप 1000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो, 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो। अभी तो मार्केट में नावी करके म्यूचुअल फंड कंपनी आई है नई, वो मात्र 10 रुपीज़ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया है, वेरी ट्रांसपेरेंट है।
लिक्विडिटी, हाँ तो लिक्विडिटी में आपको सवाल पूछेगा, इट इज़ क्वाइट लिक्विड। देखिए टैक्स डिफरल ये एक एडवांटेज है। तो टैक्स डिफरल क्या होता है, तो टैक्स लेट होता है। टैक्स डिफरल मतलब टैक्स लेट होता है, जब आप उसमें से पैसा निकालेंगे तब आपको टैक्स भरना पड़ेगा। जब तक आप इसमें इन्वेस्टेड हो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स बेनिफिट की अगर बात करें तो डिडक्शन मिलता है। एटीसी के अकॉर्डिंग 1.5 लाख रुपीज़ आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत कन्वीनियंट है, इन्वेस्टमेंट कंफर्ट है। इसके बाद आपको रेगुलेटरी कंफर्ट है। ये सिर्फ आपको पढ़ के लेना है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, आप देख के बता दोगे इसमें से कौन सा एडवांटेज है कौन सा डिसएडवांटेज है। सिस्टमेटिक अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट, इसमें जो फंड मैनेजर होते हैं वो सिस्टमेटिक अप्रोच से जाते हैं, ऐसे आंख बंद करके डायरेक्ट निशाना नहीं लगाते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो लैक ऑफ कस्टमाइज पोर्टफोलियो। लैक ऑफ कस्टमाइज, ये मोस्ट ऑफ द टाइम यही आपको सवाल में दिखेगा, यही आपका आंसर रहेगा। लैक ऑफ कस्टमाइज पोर्टफोलियो डिसएडवांटेज है। इसका मतलब क्या होता है कि आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप फंड मैनेजर को यह नहीं बोल सकते कि मुझे रिलायंस कंपनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे अंबानी जी बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप उसी में पैसा लगाओ। नहीं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दोगे तो कस्टमाइज़ आपको नहीं करके मिलेगा, जो फंड मैनेजर मार्केट के हिसाब से आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो ये डिसएडवांटेज है और पेपर में यही एमसीक्यू आता है। चॉइस ओवरलोड, ये भी एक डिसएडवांटेज है। कैसे, मार्केट में नंबर ऑफ स्कीम्स अवेलेबल है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई, नावी म्यूचुअल फंड, देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट। तो जहाँ पर ज़्यादा चॉइस ऑप्शन हो जाते हैं, जब आप कपड़ा लेने जाते हो मार्केट में, आप ज़्यादा कपड़े अगर देख लेते हो तो चॉइस ओवरलोड हो जाता है, आपको ड्रेस चुनने में दिक्कत होती है। तो ये डिसएडवांटेज आपको पेपर में देखने को मिलेगा। नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट, आपका कुछ कंट्रोल नहीं है कि आपने इतना ही खर्चा करना है, मतलब आपने मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी ने, एएमसी, जिसके द्वारा आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, इस पर किसका कंट्रोल रहता है, तो सेबी का कंट्रोल रहता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेबी, क्योंकि इन्हीं का कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा आपके इसमें, जब भी कोई रूल्स रेगुलेशन की बात होगी तो आपको सेबी मिलेगा। नो गारंटीड रिटर्न्स, इस पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, गारंटीड रिटर्न्स नहीं होते हैं म्यूचुअल फंड में, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह डिसएडवांटेज है। तो आपको ये 1 मार्क तो आपको फ्री का मिल जाएगा, क्योंकि बहुत इजी है डिसएडवांटेज और एडवांटेज को समझ लेना। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट की, जो होता है यूनिट। यूनिट मतलब क्या होता है, जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो शेयर मार्केट में तो आप शेयर होल्डर बन जाते हो, आपको शेयर मिलता है। वैसे ही अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको यूनिट मिलता है, तो आप बन जाते हो यूनिट होल्डर। इट इज़ लाइक शेयर होल्डर एंड शेयर्स। देखिए, अगर आप 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में, अगर एक यूनिट 20 रुपीज़ का है तो आपका 500 यूनिट्स मिलेगा, मतलब आप यूनिट होल्डर बन जाओगे। सो व्हाट इज़ बेसिकली, आफ्टर इन्वेस्टिंग व्हाट वी गेट, इट इज़ कॉल्ड यूनिट। एमसीक्यू फिक्स आता है आपको कि आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना है 10,000 रुपीज़, और इस 10,000 इन्वेस्ट करने के बाद अगर आप देखते हैं कि आपको क्या करना है, तो देखिए नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट, तो ये आपने देख लिया है, यूनिट भी देख लिया है। उसके बाद हम बात करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। ये देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कि हमको 10,000 रुपीज़ दिया हुआ है, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमको 10,000 रुपीज़ दिया हुआ है, तो इस अमाउंट को हमें डिवाइड करना है प्राइस ऑफ सिंगल यूनिट, जो कि 20 रुपीज़ का होगा अगर, तो वो, तो इससे हमको मिल जाएगा। ये फिक्स क्वेश्चन आपको दिखेगा। फेस वैल्यू, अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो न्यू फंड ऑफर मतलब NFO। फेस वैल्यू का मतलब यह होता है, जब भी मार्केट में कोई नई स्कीम आती है तो उसको फेस वैल्यू होता है, और फेस वैल्यू हमेशा 10 रुपीज़ होता है, वो 9.9 नहीं होता, 10.1 नहीं होता है, फेस वैल्यू हमेशा 10 रुपीज़ ही रहेगा, जो कि सेबी ने डिसाइड किया हुआ है। सो प्राइस ऑफ यूनिट एट अ टाइम ऑफ NFO, इट इज़ कॉल्ड फेस वैल्यू। NFO के समय जो यूनिट का प्राइस होता है उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे NFO। तो NFO 15 दिन खुला रहता है। NFO कितना दिन खुला रहता है, 15 दिन। फेस वैल्यू ऑफ फंड कैन बी डिसाइडेड बाय द सेबी ओनली। फेस वैल्यू 10 ही होता है NFO के टाइम पर। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई,
SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, नावी म्यूचुअल फंड, ये सब म्यूचुअल फंड कंपनीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो इस सब का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ ही होता है। MCQ कैसा आता है देखिए, फिक्स MCQ आपको देखने को मिलेगा। पर्सन हैज़ इन्वेस्टेड 1 लाख ड्यूरिंग NFO, हाउ मेनी यूनिट्स कैन पर्सन गेट। यहाँ पर ट्रिक देखिए, NFO दिखा हुआ है, न्यू फंड ऑफर, यहाँ पे आपको 10 रुपीज़ नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको मालूम है NFO मतलब न्यू फंड ऑफर, फेस वैल्यू रहेगा 10 रुपीज़। सो 1 लाख रुपीज़ को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कितना यूनिट आपको मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये MCQ फिक्स आता है आपको। उसके बाद यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ़ यूनिट इनटू फेस वैल्यू। मतलब देखिए, SBI ब्लू चिप फंड का अभी 10 करोड़ यूनिट मार्केट में है, उसका फेस वैल्यू कितना था 10 रुपीज़, तो ये उसका यूनिट कैपिटल आ गया। यूनिट का कितना कैपिटल, तो फॉर एग्जांपल ये हुआ। यूनिट कैपिटल स्कीम का होता है, ये सवाल आता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग यूनिट, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट और अवेलेबल यूनिट बोथ आर, आउटस्टैंडिंग यूनिट माइनस डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट और अवेलेबल यूनिट, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका न्याव, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पूरा NISM में हम आगे न्याव मतलब नेट असेट वैल्यू NAV, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी बेसिक कंसेप्ट आप समझ लीजिए। तो न्याव का क्या कंसेप्ट है, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ एवरी यूनिट इज कॉल्ड नेट असेट वैल्यू। न्याव मतलब आपने जो शुरुआत की थी 10 रुपये फेस वैल्यू से यूनिट का, उसका अभी का मार्केट वैल्यू कितना है, 10 रुपये था, अभी वो 12 रुपीज़ हो गया है, 12 रुपये हो गया है, तो उसका न्याय अभी 12 रुपये है। मतलब इन्वेस्ट किया था इनिशियली 10 रुपये था, अभी 12 रुपये, 2 रुपये बढ़ गया। तो न्याय मतलब नेट असेट वैल्यू, नेट असेट वैल्यू आज का वैल्यू कितना है, तो वो नेट असेट वैल्यू होता है, वो कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। फेस वैल्यू कभी नहीं बदलता, न्याय कम ज़्यादा हो सकता है। एवरी डे दे कैलकुलेट न्याय। देखिए, न्याय जो होता है स्कीम का, वो हर रोज़ कैलकुलेट करना पड़ता है, किस किस सिक्योरिटीज़ में हमने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसका आज का रेट कितना है, उसके हिसाब से निकलता है। थोड़ा ट्रिकी प्रोसीजर है न्याय निकालना, उससे हमें कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, हमें तो इतना याद रखना है न्याय डेली कैलकुलेट होता है, जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यही आपका सेम क्वेश्चन देखिए फिर से, 1 लाख रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना है, फेस वैल्यू आपको दिया हुआ रहता है 10 रुपीज़, और न्याव दिया होता है। ये 10 रुपीज़ जो फेस वैल्यू है आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, अगर आपको न्याव दिया है तो आपको न्याव से ही डिवाइड करना है। सो 1 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 25 आपको मिल जाएगा आपका नंबर ऑफ़ यूनिट्स। उसके बाद हम बात करेंगे असेट अंडर मैनेजमेंट की, AUM। तो नेट असेट वैल्यू, नेट असेट वैल्यू इनटू यूनिट, अभी हमने निकाला था नेट असेट वैल्यू, हमारा नेट असेट वैल्यू आया था डेली का कैलकुलेट करके, वो स्कीम का न्याव इनटू यूनिट का प्राइस। अगर स्कीम का न्याव हमें मिल जाता है और यूनिट का प्राइस हमें मिल जाता है तो हमारा असेट अंडर मैनेजमेंट आ जाएगा। हाँ, और याद रखिए मार्क टू मार्केट, इस पर एक ट्रू फॉल्स आता है या फिर वन लाइनर आ जाएगा, व्हाट इज़ मार्क टू मार्केट। सो देखो, हर यूनिट का दाम मार्केट से जुड़ा हुआ है, मार्केट अगर चढ़ा हुआ है तो यूनिट का दाम भी चढ़ेगा, मार्केट अगर गिरा हुआ है तो यूनिट का दाम भी गिरेगा। सो मार्क टू मार्केट मतलब मार्केट से जुड़ा हुआ, लिंक टू मार्केट, लिंकिंग प्राइस ऑफ यूनिट टू द मार्केट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है M2M। रिकरिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय स्कीम, अलग अलग काम के लिए अलग अलग पैसा लगता है, उसको रिकरिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो न्याव कैसे निकालते हैं हम, जो हमने बताया आपको डेली का कि न्याव इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी, मतलब हमें मार्केट में कितना ग्रोथ मिल रहा है और हमारे खर्चे कितने हैं, तो वो हमारा न्याव। हाउ मच एक्सपेंसेस, कितना एक असेट मैनेजमेंट कंपनी, एक स्कीम कितना पैसा रिकरिंग एक्सपेंसेस में डाल सकती है, कितना लायबिलिटी जा सकता है, वो सेबी डिसाइड करता है। और सेबी इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है, सेबी इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसे कि लायबिलिटीज़ में हम बात करेंगे ऑडिट का फ़ीस, जो कि हमारे स्कीम का ऑडिट करना रहता है, मार्केटिंग करना रहता है, फंड मैनेजर का चार्जेस रहता है। तो ओवरऑल इस तरीके से एसेट मैनेजमेंट कंपनी पैसा कमाती है, मतलब आपका पैसा लेंगे मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ से मिलेगा हमको न्याव रोज़ का पैसा, तो उसमें से हमको स्कीम चलाने के लिए कुछ खर्चा भी लगेगा ना, तो खर्चा यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा एसेट माइनस लायबिलिटी ऐसा न्याव आ जाएगा। तो देखिए, जब भी है ना लायबिलिटी हमारे ज़्यादा होते हैं न्याव को अफेक्ट करेंगे ऑब्वियसली, अगर हमारे खर्चे ज़्यादा है तो न्याव हमारा कम रहेगा।
तो बाइंग सेलिंग दोनों नाव के टाइम पर ही होती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो NFO होता है ना उस टाइम पे हम सिर्फ खरीद सकते हैं। NFO जो फेस वैल्यू रहता है ना उस टाइम पे हम सिर्फ खरीद सकते हैं, बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते। तो ये एक MCQ है, ये एक MCQ नोट कर लीजिए। MCQ ऐसा है कि इसमें आता है कि आपका जो बाइंग और सेलिंग होता है ये दोनों कहाँ होता है। तो आपका जो बाइंग और सेलिंग होता है ये दोनों नैव पर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो ओपन एंडेड स्कीम, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम, इंटरवल फंड, ये 3 चीज़ें कंसेप्चुअल है, आराम से समझेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट, एक्टिव मैनेजमेंट, पैसिव मैनेजमेंट, इसके पास हमारे लिए सरकारी ऑफिसर, प्राइवेट ऑफिसर का एग्जांपल है, उससे समझ लेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, आप इक्विटी में डाल रहे हो पैसा, डेट में डाल रहे हो, हाइब्रिड है या फिर अदर्स है। तो ये क्लासिफिकेशन है म्यूचुअल फंड का। इस पर आपको सवाल आते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो हम एक एक करके वो सब देख लेंगे। ओपन एंडेड स्कीम का क्या सीन है, नाम देखिए ओपन एंडेड। इन्वेस्टर कैन कम इन एनी टाइम, गो आउट एनी टाइम। मतलब देखिए ओपन एंडेड स्कीम अगर है तो जो इन्वेस्टर है ना वो किसी भी टाइम एंटर कर सकता है, हाँ मुझे इन्वेस्ट करना है आ जाओ, वो बोला मुझे जाना है तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ओपन एंडेड स्कीम ओपन है, ओपन फॉर एवरीवन। तो उसके बाद देखिए इसमें क्या सीन है, नंबर ऑफ़ यूनिट कैन गो अप एंड कैन गो डाउन। मतलब देखिए अगर कोई इसमें आ रहे हैं इन्वेस्ट करने तो हमारा नंबर ऑफ़ यूनिट बढ़ेगा, अगर कोई इसमें से निकल के जा रहा है तो नंबर ऑफ़ यूनिट घटेगा। तो सवाल यही आता है कि नंबर ऑफ़ यूनिट कहाँ चेंज होते हैं, तो हमारा ओपन एंडेड स्कीम में होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, म्यूचुअल फंड में रिडेम्पशन या रीपर्चेस, इसका क्या स्कीम होता है। रिडेम्पशन या रीपर्चेस दोनों का मतलब होता है सेल करना, मतलब आपका खरीदे हुए यूनिट्स आपको बेचना है, रिडेम्पशन या रीपर्चेस। तो देखिए स्कीम क्या है, जनरली हमारा म्यूचुअल फंड स्कीम, आप इनिशियली इन्वेस्टर हो तो आपको बेचेंगे यूनिट, हाँ आपको 200 यूनिट दे दिया है, ठीक है, अभी आपको बेचना है ना, सेल करना है, तो आपको पेपर में सेल वर्ड नहीं आएगा, रिडेम्पशन या रीपर्चेस आएगा। तो रीपर्चेस किस रिगार्ड में हो जाएगा, फिर स्कीम ने आपको बेचे थे, स्कीम आपसे खरीद रहा है, तो वो स्कीम के लिए खरीदना हो गया लेकिन आपके लिए बेचना हो गया। तो रिडेम्पशन या रीपर्चेस का मतलब होता है सेल। अभी हम समझेंगे ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम का डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है, जो कि MCQ में हर बार पूछा जाता है। तो ओपन एंडेड स्कीम में नंबर ऑफ़ यूनिट्स फ्लक्चुएट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कभी भी अंदर आ सकता है, कभी भी बाहर जा सकता है। इसमें आपको फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। यूनिट कैपिटल की अगर बात करेंगे तो यूनिट इनटू फेस वैल्यू, जो कि जो हमारा यूनिट होगा ना, यूनिट कैपिटल इसका वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि यूनिट हमारे चेंज होते रहते हैं। क्योंकि अगर हमारा यूनिट ही चेंज होगा तो हमारा तो ये सीन होने वाला है। ये फॉर्मूला आप ध्यान से देखिए इसमें हमारा अगर यूनिट चेंज होते हैं तो हमारा यूनिट कैपिटल इसमें हमेशा चेंज होता रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं असेट अंडर मैनेजमेंट की। इसका नया फ्लक्चुएट होते रहता है, इसलिए असेट अंडर मैनेजमेंट भी फ्लक्चुएट होता रहेगा। क्लोज एंडेड में बात करें, यूनिट्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्लोज एंडेड नाम में ही क्लोज है, इसमें यूनिट कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। इसका जो यूनिट इनटू फेस वैल्यू है वो भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यूनिट रिमेन्स सेम। असेट अंडर मैनेजमेंट थोड़ा फ्लक्चुएट होगा क्योंकि नया थोड़ा चेंज होते रहता है। और इसके लिए क्लोज एंडेड के लिए क्या सीन होना चाहिए, स्कीम्स मस्ट बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। क्लोज एंडेड स्कीम के लिए तुम्हारा जो स्कीम है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका जो बाइंग एंड सेलिंग होगा वो हमारा इसमें होगा, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के थ्रू होगा। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह चीज़ें है। अभी देखिए इंटरवल फंड दोनों का कॉम्बिनेशन, अभी जब हमने देख लिया है ओपन एंडेड मतलब जहाँ पे फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, क्लोज एंडेड में बाहर नहीं निकलते। तो इंटरवल फंड क्या है, इंटरवल का अर्थ ही होता है क्लोज फॉर सम टाइम। इंटरवल जब हम मूवी देखने जाते हैं तो इंटरवल होता है, तो उस देर के लिए, कुछ देर के लिए मूवी बंद रहता है, उस देर के लिए मूवी बंद रहता है, तो उसका नाम होता है इंटरवल। क्लोज एंड में देखिए स्टॉक एक्सचेंज में ऑल बाइंग एंड सेलिंग होता है, स्टॉक एक्सचेंज में ऑल बाइंग एंड सेलिंग होता है, मस्ट बी लिस्टेड अंडर स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे हर चीज़ मैंने रिपीट क्यों लिखी है, क्योंकि आप रिपीट लिखोगे, रिपीट बोलोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा।
कैन टेल द म्यूचुअल फंड कंपनी टू सेल। अब यहाँ पे एमसीक्यू देखिए, बाइंग एंड सेलिंग जनरली न्याव पे नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। मतलब देखिए न्याव का क्या सीन है, अगर आप मार्केट में जाते हो, आपका 12-15 रुपीज़ न्याव चल रहा है, क्लोज एंडेड स्कीम है, और आप मार्केट में बेचने गए आपका यूनिट जो कि क्लोज एंडेड में आपको बेचना होता है, अगर वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टर्स है जो कि आपका ख़रीदना चाहते हैं, डिमांड ज़्यादा है, तो आपका न्याव से आप ज़्यादा ही बेचोगे। अगर आप बेचने गए हो, ख़रीदार बहुत ही कम है और बेचने वाले ज़्यादा है, तो इसीलिए वो न्याव पे नहीं होता है। नंबर ऑफ़ यूनिट्स नेवर चेंज। देखिए एक एमसीक्यू आपको ये फिक्स मिलेगा, नंबर ऑफ़ यूनिट्स नेवर एवर चेंज, ये क्लोज एंडेड स्कीम में होता है, इसमें यूनिट्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। अभी हम बात करेंगे इंटरवल फंड की। इंटरवल फंड का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ बोथ। प्राइमरली ये तो क्लोज एंडेड स्कीम ही होती है, समटाइम इन बिटवीन दे ओपनड। मतलब जनरली इंटरवल फंड एक क्लोज एंडेड स्कीम है जो कि थोड़े देर के लिए ओपन हो जाती है। जब चालू रहता है, जब इंटरवल फंड ओपन रहता है तो ओपन के फीचर आ जाएंगे, जब क्लोज रहता है तो क्लोज के फीचर आ जाएंगे। इसमें ट्रू फॉल्स में मज़ा आता है क्योंकि ट्रू फॉल्स में ही इसमें सवाल आते हैं इंटरवल फंड में। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, ध्यान से आप इस एग्जांपल को समझिए। देखिए 1 अप्रैल से 13 सितंबर यहाँ पर ये क्लोज एंडेड स्कीम था। क्या था? क्लोज एंडेड, जहाँ कि हम देख सकते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने ये क्लोज था। ठीक है, ये इंटरवल पीरियड हो गया। उसके बाद एक एमसीक्यू ये वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिए, इंटरवल पीरियड मिनिमम 15 दिन का होना चाहिए। मैक्सिमम कितना दिन रख सकते हो आप? 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, कितना भी रख सकते हो, मिनिमम 15 दिन का होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। 1 अप्रैल से 13 सितंबर ये हमारा क्लोज था स्कीम। उसके बाद हमने 1 अक्टूबर को इसे ओपन किया 5 अक्टूबर तक। ये 4 दिन हमने बाइंग और सेलिंग के लिए ओपन किया, क्योंकि ओपन एंडेड में ही बाइंग और सेलिंग हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ओपन कर दिया। तो देखिए और एक याद कीजिए, जो हमारा इंटरवल पीरियड होता है 15 दिन का होता है, वैसे ही मिनिमम हमारा जो ये रीओपन करते हैं, जब हम ट्रांजैक्शन पीरियड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन पीरियड जब ओपन होता है तब, तो उसको मिनिमम 2 दिन का होता है। जनरली 2 साल में 2 बार खोल देते हैं स्कीम इंटरवल फंड। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक्टिव फंड, पैसिव फंड, ये आप ध्यान से समझ लीजिए ये क्या सीन है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब ना आपका एक्टिव फंड हो, एक्टिव फंड देखिए, एक्टिव फंड में जो आपका फंड मैनेजर होता है, ये प्राइवेट एक्टिव फंड आप ऐसे समझिए एक प्राइवेट जॉब है। एक्टिव फंड आप ऐसे समझिए प्राइवेट जॉब है। एक्टिव फंड में क्या होता है, जो आपका फंड मैनेजर होता है बहुत दिल लगा के काम करता है। आपका फंड मैनेजर बहुत दिल लगा के काम करता है, तो उसके क्या रहता है, मार्केट से ज़्यादा रिटर्न देने का प्रयास करता है, आपको मार्केट में से ज़्यादा रिटर्न देने का प्रयास करता है। और इसमें ट्रिक अभी स्टोरी के द्वारा यही बताना चाहूँगा कि एक्टिव फंड में ज़्यादा पैसा क्यों लगता है, फंड मैनेजर को हमें ज़्यादा एक्सपेंसेस देना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत दिलो जान से काम कर रहा है। तो एक्टिव फंड में बहुत एक्टिवली काम करता है, इसके लिए हमें उसको ज़्यादा पैसा देना होता है। पैसिव फंड में देखिए सरकारी काम होता है, वो सिर्फ अपने पैसे जितना ही काम करता है। और पैसे जितना ही काम क्यों करता है? क्योंकि वो मार्केट जितना ही आपको रिटर्न देता है, मार्केट जितना ही आपको रिटर्न देता है, इसीलिए उसको एक्सपेंस भी कम लगता है। तो आपको सवाल पूछता है कि किस में आपको एक्सपेंसेस कम लगता है, तो आपको पैसिव फंड में एक्सपेंसेस कम लगता है। ये देखिए क्या रहता है, मार्केट का एक इंडेक्स पकड़ लेता है, शेयर मार्केट निफ्टी या फिर ये तुम्हारा सेंसेक्स हो गया, उसमें लगा देता है पैसा। जैसा मार्केट ग्रो करेगा वैसा आपको पैसा मिलेगा, तो ज़्यादा वो एफर्ट नहीं डालता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स की बात करेंगे, ये देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट एमसीक्यू आते हैं। इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, ये हमारा क्लासिफिकेशन चल रहा है म्यूचुअल फंड का। तो देखिए अगर हमारा म्यूचुअल फंड कंपनी है जहाँ पर लोगों ने इन्वेस्ट किया और हमारे पास 100 रुपीज़ जमा हो गए, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़, अगर उस 100 रुपीज़ में से 65 रुपीज़, मोर देन 65 रुपीज़ या मिनिमम 65 रुपीज़ हम इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी मतलब शेयर्स में डाल देते हैं, तो वो स्कीम कहलाएगा इक्विटी स्कीम। वो स्कीम क्या कहलाएगा? इक्विटी स्कीम। असिट अंडर मैनेजमेंट हमारा 100 रुपीज़ है, हमारे पास 100 रुपये आए, उसमें से 65 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किए इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में, तो हो जाएगा हमारा इक्विटी स्कीम। अगर 64.9 भी इन्वेस्ट किया, इक्विटी स्कीम नहीं होगा।
तो इक्विटी स्कीम का याद रख लीजिए। ये एमसीक्यू आता है आपको, टॉप 100 कंपनीज, उसको बोलते हैं लार्ज कैप या ब्लू चिप, लार्ज कैप कंपनीज बोलते हैं। तो आपको एक कंपनी का रैंकिंग दे देगा, एक कंपनी का रैंकिंग है 79, तो वो कौन सा होगा, तो लार्ज कैप होगा। फिर आपको 101 से 250 यहाँ पर रैंकिंग आया तो हो जाएगा मिड कैप, उसमें क्या हो जाएगा, मिड कैप। उसके बाद जो 251 से आगे, 251 से आगे जो होंगे वो हो जाएगा स्मॉल कैप। तो आपको रैंकिंग दे देगा 179 कंपनी रैंकिंग है कंपनी का, कौन सा आएगा, तो मिड कैप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और एक एग्जांपल दिया हुआ है, कंपनी हैज़ अ रैंकिंग 151, व्हाट इज़ टाइप ऑफ कंपनी, तो ये आ जाएगा हमारा मिड कैप कंपनी में। देखिए किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो शेयर प्राइस होता है, समझो एक आधे कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपीज़ है, इनटू शेयर इन द मार्केट, 1 लाख शेयर, 100 इंटू 1 लाख शेयर्स कर दीजिए, आपको अब मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। फ्लेक्सी मल्टी कैप ये क्या होता है ये समझ लीजिए। फ्लेक्सी या फिर मल्टी कैप का मतलब होता है इसमें स्मॉल कैप कंपनीज होते हैं, मिड कैप कंपनीज होते हैं और लार्ज कैप कंपनीज होते हैं। इसमें क्या होता है, आपको 75% इक्विटी में पैसा डालना होता है। इसका आगे हमारे पास ट्रिक है कि आपको सिर्फ 5 से 6 चीज़ें याद रखनी है, बाकी सब में 65% डाल देना है इक्विटी में, वो हम आगे देखेंगे। लार्ज और मीडियम में 35% लार्ज में डाल देता है, 35% मीडियम में डाल देता है। उसके बाद हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फिक्स एमसीक्यू आते हैं, डिविडेंड फंड्स। जो डिविडेंड देता है वो होता है डिविडेंड फंड। लेकिन डिविडेंड फंड में क्या होता है ना, अगर स्कीम ने प्रॉफिट बनाया तो आपको एक हिस्सा दे देता है प्रॉफिट का, उसको बोलते हैं डिविडेंड फंड। तो ये हो गया हमारा डिविडेंड फंड में। और बेसिकली कोई भी कंपनी डिविडेंड का प्रॉमिस नहीं करता है लेकिन देता है। वैल्यू फंड की अगर बात करें, वैल्यू फंड देखिए, वैल्यू फंड्स का क्या होता है सीन, ये कंपनी बड़ी बनेगी जो अभी छोटी है, मार्केट ट्रू वैल्यू को समझ नहीं पाया है। देखिए आप फंड मैनेजर हो, आपने कंपनी में देखा एक छोटा कंपनी है जो कि अभी छोटी है लेकिन फ्यूचर में बड़ा बन सकता है ऐसे आपको लग रहा है, लेकिन मार्केट ने उसका पोटेंशियल नहीं पहचाना है, लेकिन आपने उसका पोटेंशियल पहचान लिया है, तो उसको बोलते हैं वैल्यू फंड। आप उसका वैल्यू करते हो कि हाँ ये फ्यूचर में बढ़ेगा, तो ये वैल्यू फंड ऐसा हो जाता है। वैल्यू फंड में 65% इक्विटी में डाल सकते हैं। कॉन्ट्रा फंड, मार्केट जब अच्छा कर रहा है तब ये फंड कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, फ्यूचर में ये बढ़ेगा ऐसा फंड मैनेजर को लगता है। मतलब देखिए कॉन्ट्रा फंड, नाम में यह कॉन्ट्राडिक्शन का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉन्ट्रा। मार्केट जब अच्छा कर रहा है तो आपका फंड नीचे गिरा हुआ है, लेकिन फंड मैनेजर को लगता है कि ये फ्यूचर में बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा फंड। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि ये दोनों एक टाइम साथ में नहीं आ सकते। मतलब आप तो एक म्यूचुअल फंड स्कीम में एक तो कॉन्ट्रा फंड ले सकते हो या फिर वैल्यू फंड ले सकते हो, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में नहीं आती। फोकस फंड, फोकस फंड देखिए, फोकस फंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इन्वेस्ट इन मैक्स 30 कंपनी, मतलब ये सिर्फ 30 ही कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, 30 से ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, जो कि बेसिकली एक कॉमन सेंस की बात है। अगर हम किसी चीज़ को फोकस करना चाहते हैं ना तो हम लिमिटेड रखते हैं। हाँ मुझे करियर पे फोकस करना है तो मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करूँगा, ये मेरा फोकस हो गया, लिमिटेड टू वन फोकस। अदरवाइज तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम। तो ये फोकस फंड में याद रखिए, इन्वेस्ट इन मैक्सिमम 30 कंपनी। और देखिए ये एक सेक्टर में डालते नहीं हैं, ये सिर्फ एक सेक्टर में नहीं डालते, अलग अलग सेक्टर में डालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका फोकस फंड है तो आपको सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना होता है कि आप मीडियम में डाल रहे हो या लार्ज में डाल रहे हो या स्मॉल में डाल रहे हो कंपनीज़ में। सेक्टरल फंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्वेश्चन आता है। सेक्टरल सेक्टर कौन कौन से होते हैं, बैंकिंग सेक्टर होता है, फाइनेंस सेक्टर, फार्मा सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये अलग अलग सेक्टर्स है। तो सेक्टरल फंड क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेक्टर में, एक पर्टिकुलर सेक्टर, बैंकिंग पकड़ लो, फार्मा पकड़ लो, इसमें पैसा डाल देते, उसको बोलते हैं सेक्टोरल फंड। और सेक्टोरल फंड मोस्ट रिस्की होते हैं, दे हैव कॉन्सेंट्रेशन रिस्क एज वी कांट डाइवर्सिफाई। मतलब देखिए बहुत रिस्की है, इसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर दिया है। आईटी सेक्टर का डाउनफॉल चल रहा है, अभी डूब गया पैसा, ये सीन होता है इसमें। अभी हम बात करेंगे थीमेटिक फंड की। थीमेटिक फंड का क्या सीन होता है, थीमेटिक फंड में इसको 80% डालना पड़ता है इसका इक्विटी में, लेकिन ये हम ट्रिक के द्वारा करेंगे, आगे है उसका एग्जाम्पल। अभी तो आप इतना याद रखिए कि हमें क्या करना है। थीमेटिक फंड क्या होता है, थीम, अगर हमारा थीम है एजुकेशन, हमने एक थीम पकड़ लिया एजुकेशन, तो इसमें क्या आता है, स्कूल एंड कॉलेज, रियल इस्टेट,
बाटा का शूज़ लेंगे तो बाटा का आ गया, अप्सरा का पेंसिल आ गया। तो ये थीम जुड़ा जुड़ा चीज़ें, मतलब एक 90s का थीम होता है ना, उसमें हम सब कैरेक्टर पकड़ के जाते हैं, वैसे जुड़ा जुड़ा सब चीज़ में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो जब हम थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि हमें अच्छा रिटर्न मिलता है, क्योंकि स्कूल चलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उससे रियल इस्टेट में आ गया। स्कूल में पेंसिल्स यूज़ होंगी, शूज़ यूज़ होंगे, तो वो सब चीज़ें इसमें आ गई। तो थीमेटिक फंड और सेक्टर फंड में मेन डिफरेंस क्या है? तो मेन डिफरेंस यह है कि अगर सेक्टरल फंड की बात करें तो स्कूल एंड कॉलेज सेक्टर में आ गया, और थीम की अगर बात करें तो ये सब चीज़ें आ गई, रियल इस्टेट, अप्सरा, बाटा, ऑल दोज थिंग। उसके बाद हम बात करेंगे ELSS स्कीम की, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसमें क्या होता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में 3 साल तक का लॉक इन पीरियड रहता है। अगर किसी को टैक्स बेनिफिट चाहिए, कोई बोल रहा है कि हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है लेकिन हमको टैक्स बेनिफिट चाहिए, तो आप उसको ELSS स्कीम दे सकते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसमें आपको ये MCQ आता है, हर बार आता है मोस्ट टाइम पे, कि टैक्स बेनिफिट आपको कितना मिलता है। तो 1 लाख 1.5 लाख आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, और ATC के अकॉर्डिंग आपको ये मिल जाएगा। इसका कंपैरिजन होता है आपके टैक्स सेवर FD से। टैक्स सेवर FD का जो लॉक इन पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, तो उसके कंपैरिजन में अच्छा है। हाँ, ये देखिए अभी ये जो है ना, अपना हमारा इक्विटी का बात चल रहा था, तो इक्विटी में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 80% कहाँ इक्विटी में डालना है, 75% कहाँ डालना है, 70% कहाँ डालना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 6, ये 6 छोड़ के जो भी आपको इक्विटी का सवाल आएगा उसमें आपको 65% आग बंद करके मार देना है। तो देखिए, लार्ज कैप फंड, लार्ज कैप लार्ज कैप जो कंपनीज होती है लार्ज कैपिटल, उसमें 80% डालना है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में 80% इक्विटी में डालना है। सेक्टोरल जो कि कॉन्सेंट्रेशन होता है, आपको मालूम है 80 ही डालेंगे मैक्सिमम। थीमेटिक जो कि बहुत सारी चीज़ें है, इसलिए 80% डालेंगे मैक्सिमम। मल्टी कैप, इसका आप ट्रिक यह याद रखिए, आपके पास एक कैप है, आपके पास एक कैप है जो कि हर बार कलर चेंज करती है उसको टच करने पर। हर बार मल्टी कैप मतलब आपकी एक कैप अलग अलग इसमें हो रही है, तो इसका प्राइस मात्र 75 रुपये है, 75 रुपीज़। तो मल्टी कैप जब भी आपका उल्लेख होगा आप याद कीजिए, हाँ आपके सिर पर एक 75 रुपीज़ की कैप है मल्टी कैप, जिसको टच करने पर कलर बदलती है। और ये भी बहुत इजी है, लार्ज और मीडियम कैप में अगर हमें डालना है तो 70% डालेंगे, 35% लार्ज में, मीडियम में 35%, इसको डिवाइड कर देंगे 35 35 70 का। ये छोड़ के कुछ भी आएगा तो 65% आप डाल दीजिए। अभी ये आपको रटना है, ये जो डेट फंड है ना, इसमें से एक आपको डायरेक्ट पूछ लेगा। ओवरनाइट फंड नाम में है, ओवरनाइट मतलब एक नाइट, ओवरनाइट वन बिजनेस। लिक्विड फंड, एक दिन से 91 डेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड फंड। डेट में अगर शॉर्ट टर्म के लिए डालना है तो लिक्विड फंड बहुत सही है। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट, शॉर्ट ड्यूरेशन, इसको आपको रट लेना है, क्योंकि रटने से ही होगा। इसको आप 4 4 के इसमें डिवाइड कर सकते हो। जैसे देखिए, आप इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए, आप इसका ग्रुपिंग कर लीजिए, ग्रुपिंग विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। देखिए, ये आपका जो शॉर्ट ड्यूरेशन है ना, इसको आप कैसे कर सकते हो, देखिए इसको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। हाँ, आप जब पढ़ाई करते होंगे कॉलेज में तो आपने पढ़ा होगा शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन। तो इस 4 का एक ग्रुप बना लीजिए और इसको याद कर लीजिए। हाँ, शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब इन्वेस्टमेंट डेट में, हाँ हमने जो पहले पढ़ा था वो इक्विटी में था, इसमें हम कैसा करेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन 1 से 3 साल के लिए अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो शॉर्ट में आ जाएगा। मीडियम में करना है तो 3 से 4 साल, मीडियम टू लॉन्ग में करना है तो 4 से 7 साल, और लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर करना है तो 7 से ज़्यादा साल का। इसको आपने डिवाइड कर लिया है। उसके बाद अगर आपको करना है तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं। देखिए, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन, 3 से 6 महीना, 6 से 12 महीना, और मनी मार्केट का याद रख लीजिए अप टू 1 ईयर। मनी मार्केट का याद रख लिए 1। और मैंने आपको बताया था डायनामिक का सीन, डायनामिक का क्या सीन होता है, डायनामिक देखिए, डायनामिक जो चेंज होता है अक्रॉस द ड्यूरेशन। आप हमेशा याद रखिए, आपको डायनामिक याद रखना है जो चेंज होते रहता है। तो यहाँ तक ये कंसेप्ट था। उसके बाद देखेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड 80% डेट में डालते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड में 80% डेट में डालते हैं। क्रेडिट रिस्क फंड में 65% हम डेट में डालते हैं। बैंकिंग एंड PSU
80% डाल देंगे बैंकिंग और पीओयू में कितना डाल देंगे 80% डेट में। गिल्ड फंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें तुम्हारा 80% होता है। और इसमें एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, नील क्रेडिट रिस्क। देखिए यहाँ पर जो नील क्रेडिट रिस्क है ना, यहाँ पर गौर दीजिए। गिल्ड फंड में क्रेडिट रिस्क कुछ भी नहीं होता है, गवर्नमेंट बैक होता है, आपको पैसा मिलेगा मतलब मिलेगा ही। फ्लोटर फंड याद रख लीजिए, ओपन एंडेड डेट फंड, यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। हाइब्रिड का मतलब आप जानते हो 50-50 बैलेंस हाइब्रिड फंड, 50-50 या फिर 40-60 जो ऑप्शन आएगा, क्योंकि 50-50 कहाँ आता है, 40 और 60 के बीच में ही आता है। तो ये हो गया हाइब्रिड फंड। अगर हम बात करते हैं आर्बिट्राज स्कीम की, आर्बिट्राज स्कीम आपको बताता हूँ आर्बिट्राज स्कीम क्या होती है। आर्बिट्राज स्कीम मतलब अगर आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, अगर आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आर्बिट्राज स्कीम क्या होती है। आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पर एक शेयर का प्राइस टाटा का चल रहा है 90 रुपीज़, आपका चल रहा है 90 रुपीज़। और आप क्या करते हो, यहाँ से ये शेयर उठा के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में देखते हो, वहाँ पे कितना चल रहा है 90.1 रुपीज़। तो आप यहाँ से उठा के यहाँ से ख़रीद कर आप बेच सकते हो एनएसी में। तो यह आपको फ़ायदा मिलता है। इसमें प्रॉफिट कम होता है, एकदम नॉमिनल होता है, लेकिन श्योर शॉट प्रॉफिट होता है। तो ये भी एक आर्बिट्राज फंड है, तो इसको भी आप याद कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें हाइब्रिड फंड की, तो 75-90% डेट में और इक्विटी में 10-25% कंजर्वेटिव में हम पैसा डालते हैं। क्लोज एंडेड स्कीम की बात करें तो क्लोज एंडेड बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल प्रोटेक्शन फंड। अगर कोई बोले कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, लेकिन मुझे मेरा जो कैपिटल है वो प्रोटेक्ट करना है, कैपिटल मुझे मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, मुझे कम प्रॉफिट आया तो चलेगा लेकिन मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो देखिए कैपिटल प्रोटेक्शन फंड का क्या सीन है। तो देखिए कैपिटल प्रोटेक्शन फंड में यह होता है कि आपको अगर 100 रुपीज़ मिला है, आपको अगर 100 रुपीज़ मिला है इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, 90 रुपीज़ जो होते हैं ना, उसमें से हमारे जो 90 रुपीज़ होते हैं, 90 रुपीज़ वो हम इन्वेस्ट कर देते हैं हमारा डेट में, मतलब जहाँ पे हमें कोई रिस्क नहीं होता है, वहाँ पे हम 90 रुपीज़ इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि 5 साल में 100 रुपीज़ बन जाएगा। मतलब इस तरह से उसका कैपिटल प्रोटेक्शन हो जाएगा, इस तरह से उसका कैपिटल प्रोटेक्शन हो जाएगा। 90 रुपीज़ का 100 हो गया। अभी हमारे जो 10 रुपीज़ बचे हैं उसको हम डाल देंगे हाई रिस्क इक्विटी में, डायरेक्ट डेरिवेटिव में डाल देंगे। कहाँ पे डाल देंगे, डेरिवेटिव में। अगर हम यह पैसा डेरिवेटिव में डालते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि हमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो सकता है। कैपिटल हमारा प्रोटेक्ट हो गया है और हमको डेरिवेटिव से फ़ायदा भी हो गया है। तो यह होता है हमारा कैपिटल प्रोटेक्शन फंड, ये क्लोज एंडेड स्कीम होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम 3rd चैप्टर का रिवीजन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप बताइए कि आपको यह लेक्चर इंग्लिश या फिर मराठी लैंग्वेज में अगर आपको यह सीरीज चाहिए होगी तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस फॉर मोर वीडियोज़।